नमस्कार। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं त्रिपुरा सिविल सर्विस 2020 की परीक्षा में रैंक 8 हासिल करने वाले मनोज पॉल जी। वेलकम मनोज जी टू स्टडी आईक्यू एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस टू यू। Thanks, ma'am. Thanks for everything. मनोज जी, आपका दूसरा प्रयास था और दूसरे प्रयास में आप ना ही सिर्फ इस लिस्ट में अपना नाम बनाने में सक्षम रहे हैं, बल्कि आप टॉप रैंक कर रहे हैं। तो किस तरीके की फीलिंग है? मैम, ये ऐसा एग्जाम है जिसमें आपकी पूरी फैमिली आपके साथ रहती है। तो जो खुशी है वो सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, पूरी जो फैमिली है उसके साथ खुशी, मतलब पूरी फैमिली का एनर्जी लेवल इसमें बढ़ जाता है। और जब आप टीचर से शेयर करते हो, मेरा जो स्पेशली बात हुआ था वो विपिन सर से हुआ था, तो टीचर्स का भी खुशी इसमें काफ़ी दिखता है। तो सिर्फ ये ऐसा है कि सबकी मेहनत रहती है और जो खुशी होती है वो भी सबकी खुशी होती है मैम। मनोज जी, मैं चाहती हूँ आप सभी दर्शकों को बताएं कि सिविल सर्विस की जर्नी से पहले आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है। तो जो मेरा स्कूलिंग है वो केंद्रीय विद्यालय से है। केवी से पास आउट होने के बाद मैंने AIEEE क्लियर करके एनआईटी जॉइन किया था, एनआईटी अगरतला, क्योंकि वो मेरा होम स्टेट एनआईटी है। तो मैंने 2013 एनआईटी अगरतला पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने सैमसंग को जॉइन किया था 2013 में ही, सैमसंग R&D इंस्टीट्यूट इंडिया दिल्ली में। तो वहीं पे 2013 से मैं काम कर रहा था और फिर उस वहीं पे रह के मुझे ख्याल आया कि ऐसा, मतलब कि अपना जो नेक्स्ट जो फ़ोकस है मुझे सिविल सर्विस में अपना देना चाहिए। तो उसके कुछ टाइम के बाद से मैंने सिविल सर्विस का प्रिपरेशन शुरू किया था। और क्योंकि त्रिपुरा पीसीएस हर साल नहीं होता, एनुअली नहीं होता, तो 2019 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो 2019 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और फिर जब मेरा वो नहीं क्लियर हो पाया, तो मैंने जो मेरा सैमसंग में जो मेरा लीड इंजीनियर का पोज़ीशन था, डेज़िग्नेशन था, मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया। मैंने सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन किया और सेकंड अटेम्प्ट मेरा थैंकफुली क्लियर हो गया। कहते हैं जब आप किसी बड़े एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, और मनोज जी जैसे भी बता रहे थे कि वो एक जॉब कर रहे थे एंड ही वाज डूइंग वेरी वेल देयर एट सैमसंग, और उनको वहां से रिजाइन करना पड़ा टू कम फॉर अ फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन। मनोज जी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने 7 साल सैमसंग में काम किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को पहले से पता होता है कि उनको सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। आपको सिविल सर्विस का अगर हम आइडिया कहें या मोटिवेशन कहें तो वो कौन से स्टेज में आया? अ अ, 2016 के आसपास, आज से करीबन 5 साल हो गए मेरे अभी तो प्रिपरेशन करते हुए ऑलमोस्ट। तो उस टाइम मुझे सिविल सर्विस का जो भी मेरा जो फ़ोकस, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, मैंने तब बनाया था। उसके वेरियस रीज़न्स थे। फर्स्ट तो ये था कि मैं तब दिल्ली के आसपास ही था, तो वो उसको गढ़ मानते हैं सिविल सर्विस प्रिपरेशन का, पहली बात। तो वहाँ से मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और ये भी था कि मतलब मुझे त्रिपुरा वापस आना था, क्योंकि ये मेरा होम स्टेट है, तो मुझे इसमें मेरा जो लगाव है वो अलग ही है। तो इन सभी रीज़न्स को फिर कंसीडर किया और फिर धीरे-धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फिर धीरे-धीरे काफ़ी कुछ सीखा और धीरे-धीरे फिर जर्नी चलती गई। मनोज जी, मैं चाहती हूँ कि अगर हम एग्जामिनेशन की अब बात करें तो क्या स्ट्रैटेजी आपने अपने लिए बनाई थी? एक्चुअली मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट का जो स्ट्रैटेजी था और सेकंड अटेम्प्ट का जो स्ट्रैटेजी था उसमें थोड़ा-सा फ़र्क था। फर्स्ट अटेम्प्ट के उसमें जो स्ट्रैटेजी था मेरा, ये था कि जितना नॉलेज हो सकता है, जितना इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो सकता है, वो कर लूँ। तो उस टाइम मेरे को विपिन सर के वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल लगे थे कि जो वो रोज़ जो वीडियोज़ बनाते हैं, तो मैं ऑलमोस्ट ऐसा कोशिश करता था कि जो सारे वीडियोज़ हैं, मैं उसके जो उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, सिर्फ़ क्वेश्चन डिस्कशन नहीं करते, क्वेश्चन के साथ काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो मैं ये कोशिश करता था कि वो सारा कुछ मैं सीख लूँ और उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। मेरा प्रीलिम्स फिर ऐसा मुझे फ़ील हुआ कि हाँ, प्रीलिम्स ईज़िली क्लियर हो जाता है, मेंस भी क्लियर हो गया, बट फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा क्लियर नहीं हो पाया। तो मैंने थोड़ा-सा एनालाइसिस किया कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो अ, मेरा अंडरस्टैंडिंग में फाइनली मुझे ये समझ में आया कि जो राइटिंग है, मुझे वो भी काफ़ी इम्प्रूव करनी है। सिर्फ़ इस सिविल सर्विस का जो प्रिपरेशन है, वो सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सीख लिया, तो आपको दैट इज़ इनफ। आपको उसके साथ वो चीज़ आपको एग्ज़ामिनर को बतानी पड़ेगी कि हाँ, मुझे वो चीज़ आती है, आपको वो लिखना पड़ेगा। तो राइटिंग का जो चीज़ था, मैंने सेकंड अटेम्प्ट में राइटिंग अपनी काफ़ी इम्प्रूव की और काफ़ी टाइम दिया मैंने राइटिंग को। रोज़ एटलीस्ट 1 से 2 घंटे तो मैं राइटिंग प्रैक्टिस करता था और काफ़ी टाइप के क्वेश्चन्स मैं करता था। और फिर करंट अफेयर्स में फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा-सा मेरा वीक था, जो मुझे समझ में आया था, तब भी मैं गौरव सर के वीडियोज़ देखता था।
बट सेकंड अटेम्प्ट में मैंने उसको भी थोड़ा सीरियसली लिया। गौरव जो करंट अफेयर पार्ट था उसमें गौरव सर की वीडियोस भी मेरे को उसमें भी काफ़ी हेल्प मिला मुझे। मनोज जी, अगर हम सेकेंड अटेम्प्ट की बात करें तो जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट की गलतियां या चूक रह गई हूँ उसको आपने एनालाइज किया और सेकेंड अटेम्प्ट में आपने कोई यू हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू गेट इन द फाइनल लिस्ट। जो भी गलतियां आपने लिस्ट अप की हैं, मैं चाहती हूँ मेंस से शुरुआत करें। 6 पेपर्स होते हैं मेंस में, अगर 2 लैंग्वेज पेपर्स की बात करें। मैं चाहती हूँ आप अलग अलग बताएं कि कैसे स्ट्रैटेजी आपने अलग अलग पेपर्स की बनाई, और एक एस्पिरेंट जो फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं या सेकेंड टाइम लिख रहे हैं उनको किस डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को ले जाना चाहिए। मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ये किया था कि जो मैं रोज़ राइटिंग प्रैक्टिस करता था, तो मैं रैंडमली इस तरह से ऐसा करता था कि शुरू में तो ऐसा करता था कि मैं बस राइटिंग प्रैक्टिस करूँ, कहीं से क्वेश्चंस कलेक्ट करके वो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं दोबारा लिखूँ 30 मिनट्स 1 आवर। बट फिर धीरे-धीरे ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ऐसा शुरू किया था, बट धीरे-धीरे मैंने ऐसा किया कि स्टॉप वॉच चला के रैंडमली टॉपिक्स चुन के, ऐसा नहीं कि मेरे फेवरेट टॉपिक्स, मैं बिल्कुल रैंडमली टॉपिक्स चुनता था और उन टॉपिक्स पे 15 मिनट्स पर क्वेश्चन करके, क्योंकि हमारा पेपर का जो ऐसा होता है 10 मार्क्स या 12 मार्क्स या 14 मार्क्स, कुछ-कुछ पेपर में 10 मार्क्स के रहते हैं, कुछ में 12 मार्क्स, कुछ में 14 मार्क्स। तो एवरेज हमारे पास 10 टू 15 मिनट्स रहते हैं पर क्वेश्चन। तो मैं स्टॉपवॉच चला के पर टॉपिक 15 मिनट्स लिखता था और वो अ, उस टाइम जो प्रैक्टिस होती है वो हमको सिविल सर्विस क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि आजकल जो यूपीएससी के भी क्वेश्चन हो या टीपीएससी के भी, त्रिपुरा पीसीएस का, तो क्वेश्चंस काफ़ी डायनामिक रहते हैं। वो बिल्कुल किसी भी टॉपिक को घुमा के दूसरे करंट अफेयर के क्वेश्चन पे बेस करके वो सवाल पूछते हैं। तो अगर आपने ऐसे प्रैक्टिस कर रखी है कि रैंडमली कुछ टॉपिक्स चुन के उन पे आप लिख रहे हो, वैसा आप कभी भी कर सकते हो। तो आपको जो मेंस के प्रिपरेशन में वो काफ़ी हेल्प मिलता है। तो ये चाहे ये इकोनॉमिक्स का हो या पॉलिटी का हो या हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, सारे सब्जेक्ट्स में इस चीज़ से काफ़ी हेल्प मिलती है। तो यही था जो मेरा जो मार्क्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में बढ़ा, तो इसी के वजह से ही मोस्टली बढ़ा है। मनोज जी, अभी आप जैसे मेंशन कर रहे थे कि कैसे लिखना है, मैं चाहती हूँ आप थोड़े से टिप्स और सजेशंस और बताएं कि किस तरीके से टॉपिक को आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका जो सारा असेसमेंट है वो आपके मेन से ही मेनली होता है। एक्चुअली जो मैंने यहाँ पे जो टॉपर्स थे पहले या जो यूपीएससी के भी जो टॉपर्स रहते थे, तो मैंने उनके थोड़े आंसर एनालाइज़ किए और मैंने एक अपना एक पैटर्न बनाया कि मैं मुझे इसी तरह से लिखना है, और मैं सारे जीएस क्वेश्चंस के जो भी आंसर्स थे वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड पैटर्न पे लिखता था कि एक पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर सीरीज़ ऑफ पॉइंट्स बनाए कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, मार्क्स के बेसिस पे मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखता था और फिर कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन जो रहता था, मैंने जो मेजर जितने टॉपिक्स का हो सकता था, सबका इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट रटने वाला ही कर लिया था मैं, कि उस टॉपिक पे जो भी आए, मैं उसके इंट्रोडक्शन को रट रखा था, मैं उसी वही सेम इंट्रोडक्शन लिखता था। बट जो बॉडी और कंक्लूजन है, वो डायनामिक क्वेश्चन के हिसाब से मैं लिखता था। अब चूँकि राइटिंग प्रैक्टिस होती थी, तो जितने पॉइंट्स रहते थे वो आप वो पॉइंट्स लिखो, और जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन ऐसा ऐसा होना चाहिए जो सारे पॉइंट्स को समराइज़ करे। तो उसी के बेसिस में मैं अपना कंक्लूजन लिखता था। बट इंट्रोडक्शन जो रहता था, मैं उसको प्रिपेयर्ड रखता था, और इंट्रोडक्शन में जितना इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक पे, नॉट नेसेसरिली टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का जो टॉपिक है, उस टॉपिक पे जितना इन्फॉर्मेशन जितने कम वर्ड्स में मैं इंट्रोडक्शन लिख सकता था, वो लिख देता था। और फिर डायनामिक क्वेश्चन के हिसाब से मेरा जो पॉइंट्स, जो बॉडी के जो पॉइंट्स होते थे, उसको लिखता था और फिर कंक्लूजन में उसको समराइज़ करता था मैं। अगर मैं लैंग्वेज पेपर की बात करूं तो लैंग्वेज पेपर के लिए किन खास बातों का ध्यान रखना है। एक्चुअली यहाँ पे जो लैंग्वेज पेपर 1 रहता है, वो यूपीएससी के ऐसे पेपर जैसा हो सकता है। उससे थोड़ा-सा कंपेयर कर सकते हैं, बट इसमें यहाँ है कि हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन्स रहते हैं। तो 3 घंटे में हमको 4 चीज़ों पे लिखना होता है, उसमें 2 ऐसे होते हैं और बाकी रिपोर्ट्स होते हैं। तो एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 45 मिनट्स रहते हैं। तो मैं उसको इस तरह से लिखता था कि जो 10 मिनट्स हैं, फर्स्ट 10 मिनट्स, मैं उसमें जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो करता था, और उसमें जो भी पॉइंट्स लिखते थे, मैं उनको लिख लेता था, और ये काम मैं ऑलमोस्ट 7 टू 8 मिनट्स में करता था। और जो नेक्स्ट 1-2 मिनट होता था, फिर मैं उन 1-2 मिनट में जो पॉइंट्स है उसको किस सीक्वेंस में लिखना है, कि किस पॉइंट को पहले, किस पॉइंट को बाद में, जो उनका सीक्वेंस है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल टॉपिक्स तो हो गए काफ़ी, जो मेरे को ये चीज़ भी मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रॉब्लम होती थी कि मैंने पॉइंट्स बना लिए, बट जब मैं उनको लिखता था तो वो उनका सीक्वेंस हेफाज़त हो जाता था। तो वो प्रॉपर सीक्वेंस में रहे, ये मैं लास्ट जो आफ्टर 8 मिनट जो नेक्स्ट 1-2 मिनट होता था, मैं उसमें उस चीज़ को अरेंज करता था। अब जो मैं पॉइंट्स कलेक्ट करता था, एक तो
कुछ 2-3 मिनट्स के लिए मैं बिल्कुल रैंडमली सोचता था कि उस टॉपिक पे क्या-क्या चीज़ें मुझे याद आ रही है वो लिख लूँ। फिर ऐसा होता था कि अ, उस टॉपिक का हमारे हर जीएस सब्जेक्ट से कैसे लिंक होता है, मैं उसके बेसिस पे जैसे पॉइंट्स चुनता था। जैसे हमारे इस बार ऐसे आया था कोविड पे और इन चीज़ों पे थोड़ा घुमा के इस तरह से पूछा था। तो मैंने कोविड को हमारे एनवायरनमेंट के टॉपिक से जोड़ा, कोविड को हमारे ज्योग्राफी के टॉपिक से जोड़ा, कोविड को हमारी इकोनॉमिक्स के टॉपिक से जोड़ा। जैसे एनवायरनमेंट को जोड़ने का मेरा पॉइंट ये है कि जो कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया था, तो हमारे एनवायरनमेंट में मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया था। तो ये मेरा एक पॉइंट बन गया था। जैसे मैंने इसको इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ा, तो कोविड की वजह से जो हमारा ट्रेड पे इश्यूज़ आए, उसका मैंने एक पॉइंट बनाया। फिर जो हमारा साइंस टेक पे जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो मेडिकल सिस्टम में जो भी चीज़ें हैं, वो पॉइंट को मैंने एक बनाया। तो सारे जीएस सब्जेक्ट को जब मैं अपने एक टॉपिक से जोड़ता हूँ, तो भी हम मुझे काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिर किसी भी टॉपिक पे लिखते टाइम जो 6 डब्ल्यू क्वेश्चन्स होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, तो उनको आंसर करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो उनसे भी मुझे 6 ना सही 3-4 पॉइंट्स तो मिल जाते हैं। तो इससे मुझे मतलब अगर आपका प्रैक्टिस रहे तो 10 मिनट में आप काफ़ी पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट 30 टू 35 मिनट्स होता है, उस टाइम पे मैं अपना जो मेरे वर्ड लिमिट पे जो भी ऐसे होते हैं, उसको लिखने का कोशिश करता हूँ। हाँ, हाँ। मनोज जी, ये हमने तो बात कर ली किस तरीके से तैयारी करनी है, चाहे वो प्रीलिम्स की हो गई, मेंस की हो गई। अब मैं चाहती हूँ आप बताएं कि करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये एक एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से अपने करंट अफेयर्स के रिसोर्सेज को कंसोलिडेट करें। तो करंट अफेयर्स और जो त्रिपुरा का करंट अफेयर्स है, उसको कैसे कवर करना अ, है? ओके, एक्चुअली करंट अफेयर्स वाला ही पोर्शन है, जिसमें मुझे स्टडी आईक्यू का सच में बहुत काफ़ी हेल्प मिला है उसमें। पहला जो मेरा फर्स्ट सोर्स होता था करंट अफेयर का, जो फर्स्ट अटेम्प्ट हो या सेकंड अटेम्प्ट हो, मेरा एक कॉमन सोर्स था, वो था गौरव सर के वीडियोज़, जो स्टडी आईक्यू ऐप में जो मिलते हैं वीडियोज़। तो उनके डेली आते हैं और एक आता है जो मंथ में 4 वीडियोज़ आते हैं। तो जो मंथ में जो 4 वीडियोज़ आते हैं, वो तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली कैटेगरीज़ में आते हैं, तो उनमें से तो कोई क्वेश्चन भी आ जाए, तो मेरा टारगेट ये होता था कि उसमें से बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होता। और जो डेली बेसिस पे आता है या जो बाकी आते थे, उनको भी मैं थोड़ा बहुत रिवाइज़ करता था क्योंकि काफ़ी मटेरियल हो जाता था, तो मैं उनको बिल्कुल रट नहीं पाता था। बट जितना हद तक हो सके मैं कवर करता था। बट जो मंथली जो 4 वीडियोज़ आते हैं, उनमें से तो टारगेट ये रहता था कि उनमें से क्वेश्चन्स आए या उन वीडियोज़ में जो भी क्वेश्चन वो डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि गौरव सर भी ऐसा करते हैं कि कोई क्वेश्चन बोले, तो उसके साथ कुछ-कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो उन डिस्कशन की भी जो भी चीज़ें हों, एटलीस्ट वो सारी चीज़ें मैं मिस ना करूँ। दूसरा जो चीज़ होता था, मैं जीके टुडे और ये सब जो सोर्सेज़ होते हैं, तो उनके भी मंथली पीडीएफ्स आते हैं। तो उन पीडीएफ्स के जो भी करंट अफेयर होते थे, उसको मैं याद करने का कोशिश करता था। और त्रिपुरा के करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पे हमको मंथली जो मैगज़ीन्स आते हैं, तो उससे मैं पढ़ता था और मोस्टली यही करता था और tripurainfo.com से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता था रोज़ का। तो उससे भी मैं कुछ नोट्स बना के रखता था। तो एग्ज़ाम से पहले वो नोट्स पढ़ता था। तो त्रिपुरा के तो इतने ही सोर्सेज़ से मैं पढ़ता था। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही अच्छे से आपने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर की। एट द एंड मैं आपसे चाहती हूँ, आप कुछ टिप्स और सजेशंस देना चाहते हैं सभी एस्पिरेंट्स को जो टीपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? मैम थैंक्स फॉर एवरीथिंग लेकिन जो मेरा सिंपल सजेशन होगा, मेरा वो यही होगा कि जैसे मैं मॉर्निंग में उठता था तो फर्स्ट मैं क्या करता था कि 1 घंटा में विपिन सर का 1 घंटा या कई बार उनका टाइम फिक्स नहीं रहता था 30-45 मिनट्स होता था। तो 30-45 मिनट्स या 1 घंटा जितना मैं विपिन सर का एक वीडियो कंप्लीट कर लेता था सुबह-सुबह। या जैसे कुछ ब्रेकफास्ट करते या कुछ-कुछ करते ही या कभी ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस दौरान मैं सर का एक वीडियो कंप्लीट कर लेता था। तो उससे होता था कि प्रीलिम का प्रिपरेशन कभी नहीं रुक रहा। और उसके बाद जो भी हमारे पास जो बुक्स हैं, जो मटेरियल है, तो उसको उसमें उसमें जितना ध्यान हो सकता था, उसका जितनी राइटिंग प्रैक्टिस हो सकती थी, उसमें जितना पढ़ सकते थे, उसको मैं कवर करता था। तो इससे क्या होता था कि प्रीलिम्स और मेंस का एक साथ जो भी प्रिपरेशन है, वो चलते रहता था। और एक चीज़ जो मैं हमेशा मानता था कि अगर आप किसी चीज़ पे ट्रूली बिलीव करते हो, तो शायद वो कभी हो जाएगा। तो यही चीज़ था जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहता था। थैंक यू सो मच मनोज जी फॉर जॉइनिंग अस, और बहुत ही पॉजिटिव एंड के साथ कि अगर आप किसी चीज को ट्रूली बिलीव करते हो तो वो चीज आपको जरूर मिलती है। Thank you once again, थैंक and the entire team wishes you all the very best. And moreover, we are very glad कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा हैं। Thank you. थैंक्स मैम, थैंक्स।